हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश डिसिप्लिन सब्जेक्ट का लेटेस्ट ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने रिसेंटली अटेम्प्ट किया था। तो गाइस, यूनिक पेपर कोड मैच कर लीजिए। पेपर का नाम देखिए, सिलेक्शंस, पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम मॉडर्न इंडियन लिटरेचर। क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट को समझिए, कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं और क्वेश्चंस देखिए किस टाइप के आए हैं, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ पार्ट ए एंड पार्ट बी। द क्वेश्चंस इन पार्ट ए कैरी 10 मार्क्स एंड द क्वेश्चंस इन पार्ट बी कैरी 15 मार्क्स। आपको पार्ट ए में से 3 क्वेश्चंस करने हैं और पार्ट बी में से भी 3 क्वेश्चंस करने हैं। पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा गाइस, मॉडर्न इंडियन लिटरेचर नाम की एक बुक आती है, देखिए ये है गाइस बुक, सेकेंड सेमेस्टर की इंग्लिश डिसिप्लिन। ये टेक्स्ट बुक है, एम्प्लॉइंग के इसमें शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, पोएम्स हैं जो आपके सिलेबस में गिवन हैं। अब आप पूछेंगे इसकी क्या ज़रूरत है पढ़ने की। तो गाइस, जैसे आप अभी क्वेश्चन पेपर देखेंगे, अगर उसमें मान लीजिए फ्यू लाइन्स गिवन हैं किसी पोएम में से, अगर आपने एक्चुअल पोएम नहीं पढ़ी है, अगर आपने सिर्फ पोएम की समरी पढ़ी है, एनालिसिस पढ़ा है, तो आप हो सकता है आइडेंटिफाई ना कर पाएँ कि ये लाइन जो है कौन सी पोएम से ली गई हैं। तो कम से कम पोएम्स तो आपको एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन पढ़नी चाहिए, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो उसमें लाइंस गिवन है कौन सी पोएम में से ली गई हैं। तो आगे देखिए, सो वी आर डूइंग पार्ट ए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमेंट विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, और ये लाइन्स गिवन है। इट स्टार्टेड एज अ पिलग्रिमेज, exalting minds and making all the burden light। तो जैसे मैंने अभी बोला, अगर आपने ये पोएम पढ़ी है गाइस, इसको आइडेंटिफाई कीजिए कि जो लाइंस हैं कौन सी पोएम में से ली गई हैं, पोएट कौन है, क्या कहना चाह रहे हैं वो, जितना भी आपको पता है इसके बारे में आप लिखिए। तो ये गाइस पोएम है आपके सिलेबस में, एंटरप्राइज, रिटन बाय नसीम एज़ेकिएल। और इस पोएम में वो क्या कहना चाह रहे हैं ये समझिए। इस पोएम की जो थीम है गाइस, दैट इज़ एलिगरी। That is a work that conveys a hidden meaning, usually moral, spiritual or political, through the use of symbolic characters and events। ठीक है, अब इन 3 लाइंस को तो डेफिनेटली आप एक्सप्लेन करेंगे कि पोएट इनमें क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, आई मीन लिटरल मीनिंग क्या है, मेटाफोरिकल मीनिंग क्या है। अगर आपको पोएम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पता है वो बताइए। फिगर्स ऑफ स्पीच आपको पता है इन लाइंस में कौन सी यूज़ हुई हैं, उन्हें बताइए। तो ऑब्वियसली एक्सप्लेन तो आप ऐसे ही कर पाएंगे। तो गाइस, आपको पता होगा पोएट कहते हैं, The journey began as a pilgrimage, and this may be perhaps an allusion to the poet's journey to England। ज़रूरी नहीं है, and the experience is there। लेकिन metaphorically अगर बात करें तो it can be said that it is a voyage or a journey into the self। आपको पता होगा जब पोएम स्टार्ट होती है तो पोएट क्या बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं बिगिनिंग्स ऑफ द एंटरप्राइज। अब आप एंटरप्राइज से क्या समझते हैं? लाइक जनरली जब हम एंटरप्राइज की बात करते हैं गाइस, हम एक बिग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट या अंडरटेकिंग की बात करते हैं, एंड जनरली वी टॉक अबाउट इट एज अ बिजनेस वेंचर। लेकिन यहाँ पर जो एंटरप्राइज है वो किस चीज़ का है, देखिए, पिलग्रिमेज। तो आप लिख सकते हैं, The poet, who is the sole speaker in this poem, calls it a pilgrimage, a long trek towards a holy site by a group of people. The poem doesn't clarify the purpose or destination of the pilgrimage, though the use of the word pilgrimage implies that they have started a long journey to a holy site. That does what? That facilitates personal, communal and spiritual growth as a pilgrim strives for what? Spiritual transformation, right? तो ये तो होगी गाइस आपकी फर्स्ट लाइन। लेकिन जैसे ही पिलग्रिमेज स्टार्ट होती है, जो माइंड्स हैं पिलग्रिम्स के वो कैसे बन जाते हैं? दे बिकम एग्जॉल्टेड, एज इन रेज्ड टू अ हैप्पियर एंड नोबलर स्टेट, and their burden or problems become light, as in they seem insignificant।
अब इसके अलावा आपको जो भी पोएम के बारे में पता है आप लिख सकते हैं। अगर आपको याद हो, इसमें जो पिलग्रिम्स हैं दे आर सॉर्ट ऑफ नेव एंड इल प्रिपेयर्ड, ठीक है, और ये एक तरीके की एलेगरी है फॉर द जर्नी ऑफ लाइफ। सो गाइज, हालांकि इसमें वर्ड लिमिट गिवन नहीं है, लेकिन अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखें, इसमें जो पार्ट ए में 10 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें लिखा था कि आंसर्स आर टू बी रिटन इन 250 to 300 वर्ड्स, और पार्ट बी के जो क्वेश्चंस हैं विच कैरी 15 मार्क्स, इसमें लिखा है आंसर देम इन 350 to 500 वर्ड्स। आप चाहें तो ये वर्ड लिमिट फॉलो कर सकते हैं, हालांकि इस क्वेश्चन पेपर में वर्ड लिमिट नहीं गिवन है। तो वंस अगेन गाइज, आप पोएम को आइडेंटिफाई करेंगे, पोएम का नाम बताएंगे, पोएट का नाम बताएंगे, पोएम के स्ट्रक्चर के बारे में, फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में, थीम के बारे में बता सकते हैं, और स्पेसिफिकली ये जो 3 लाइन्स गिवन है इनका मीनिंग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस अगेन वी हैव कॉमेंट विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। सो दिस टाइम वी हैव अ पोएम। इनकी लाइन्स देखिए। आई एम सो वेरी फार फ्रॉम यू पीपल, my fires are so very different from yours that what is poison for you is food for me। तो गाइस, आपके सिलेबस में मुक्ति बोध की एक पोएम है सो वेरी फार, उसमें से ये लाइंस ली गई हैं। वंस अगेन ये स्टार्टिंग की 3 लाइंस हैं, ठीक है। आप पोएम को आइडेंटिफाई कीजिए। पोएम का लिखा है तो पोएट की इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अगर आपको उनके बारे में कुछ पता है, पोएम का स्ट्रक्चर है ना, लेकिन स्पेसिफिकली ये जो थीम है या इन लाइंस की जो मीनिंग है, जो मीनिंग कन्वे करती हैं, जो पोएट कन्वे करना चाह रहे हैं, वो आप बताएंगे। तो गाइज, चाहें तो आप स्टार्टिंग में ये लिख सकते हैं दैट दिस पोएम बाय मुक्ति बोध portrays the moral helplessness of the individual who knows where his place in the society is, yet doesn't have the courage to acknowledge it openly. ठीक है? The protagonist begins by stating how there is a big social distance between him and the rich and the powerful. ये कहते हैं ना, I am so very far from you people. उसके बाद my fires की अगर बात यहाँ पे करें तो we can say that fires is a metaphor of inspiration. ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि his desires, his emotions and his likes and dislikes are so very different from theirs. कि theirs यहाँ पे किसको represent करेगा? The rich and the powerful. And आप ये देखिए कि जो protagonist हैं, the poet, he belongs to the underprivileged class of society. Hence he says, I am so very far from you people. और ये मैंने बता दिया आपको कि fires is a metaphor here, a metaphor of inspiration for him. उसके अलावा गाइस, जो भी आपको याद हो इस पोएम के बारे में, हालांकि लाइंस को अभी और एक्सप्लेन करना बनता है, you can say that this poem represents the differences between the privileged class and the unprivileged class by presenting the inhuman condition of the downtrodden section of the society. उसके अलावा गाइस, जो थर्ड लाइन है दैट व्हाट इज़ पॉइजन फॉर यू इज़ फूड फॉर मी, ये एक्चुअली में एक एंटीथीसिस आप इसको बोल सकते हैं। आपको पता होगा लिटरेरी डिवाइसेस, उनमें एक एंटीथीसिस होता है व्हेन टू कंट्रास्टिंग आइडियाज आर पुट टुगेदर टू अचीव अ डिजायर्ड आउटकम। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द इमेजेस ऑफ फ्लोरा एंड फौना in the sonnet I shall return to this Bengal. So once again guys, पोएम का नाम इन्होंने दिया है I shall return to this Bengal। ठीक है, किन्होंने लिखी है? जीवनानंदा दास। इन्होंने पूछा है कि जो फ्लोरा एंड फौना की जो इमेजेस यूज हुई हैं यहाँ पे, इमेजरी, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो गाइस, आपको पता होगा ये जो पोएट है ही इज़ नोन एज अ पोएट ऑफ नेचर। ठीक है, तो इन्होंने जो पोएम में लाइंस लिखी हैं आई शैल रिटर्न टू दिस बंगाल टू दी धन सीरीज बैंक, परहैप्स नॉट एज अ मैन बट मैनर और फिशिंग काइट, फिर बाद में कहते हैं डॉन क्रो, फिर बीच में जैक फ्रूट ट्री की बात करते हैं, कहते हैं मे बी एज अ डक, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, याद होंगी, तभी आप लिख पाएंगे। तभी मैंने स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट की है कि सारी पोएम जो आपके सिलेबस में हैं उन्हें अच्छे से पढ़ें और ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इन्हें याद रखें।
इसमें मुझे याद आ रहा है कुछ ग्लास फ्लाई का भी डिस्क्रिप्शन करते हैं मुक्ति बोध। वो कहते हैं परहैप्स यू विल सी ए ग्लास फ्लाई or hear a barn owl call from the silk cotton tree and फिर वो egrets के बारे में कहते हैं white egrets swimming through red clouds। यानी थ्रू आउट द पोएम उन्होंने नेचर की बात की है, कितने बर्ड्स के बारे में इन्होंने बात की है यहाँ पे, है ना, और फ्लोरा के बारे में भी उन्होंने बात की है। अब इनकी इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस बताने के लिए गाइस आपको पोएट के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, पोएम का जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको पता होना चाहिए। मुक्ति बोध वॉज बॉर्न इन बारिशल, अ विलेज इन बांग्लादेश। तो 1945 में वो कोलकाता आते हैं, लेकिन वो वापस नहीं जा पाते हैं अपनी बर्थ प्लेस पर बिकॉज ऑफ द टर्मोइल ऑफ द पार्टीशन विच वॉज इन इट्स पीक। तो पोएट क्या करते हैं, इस पोएम में एक्सप्रेस करते हैं अपनी यर्निंग फॉर गोइंग बैक टू हिज मदरलैंड, लेकिन किस फॉर्म में जाना चाहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अ बर्ड लाइक मैना और फिशिंग काइट, है ना। द पोएट वांट्स टू बी अ बर्ड rather than a human being, as he is well aware of the fact that there is a specific land for specific people, but there is no specific place for the birds to fly. है ना, birds are not restricted by political or geographical boundaries. And ये भी कहा जाता है कि मुक्ति बोध जो है वो रीइंकार्नेशन या रीबर्थ में बिलीव करते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो कहते हैं ना कि I shall return to this Bengal, to the Dhanteris bank, perhaps not as a man, but मैना or fishing kite or dawn crow or maybe a duck, है ना। फिर बाद में कहते हैं perhaps you'll see a glass fly। तो गाइस आपको थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी पूरी पोएम समझने के लिए। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इस पोएम के थ्रू पोएट एक्सप्रेस करते हैं अपना डीप लव फॉर द नेचर एंड नेचर ऑफ बंगाल, है ना, वेयर ही विशेस टू रिटर्न, क्योंकि वो एक फ्री लाइफ के बारे में यर्न कर रहे हैं, द लाइफ विच इज़ फ्री फ्रॉम मैन मेड डिमार्केशन लाइन्स और जोग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्रीज। ठीक है, ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द asylum in Manto's Toba Tek Singh। This is, guys, a short story in your syllabus. Toba Tek Singh, written by Saadat Hassan Manto, and this story revolves around Bishan Singh, who's a Sikh inmate of an asylum in Lahore. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत सिंपल भी है। आप इसको एक बार पढ़ेंगे गाइस, आई एम श्योर आप ये आंसर दे पाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपके एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं, ठीक है, फिर भी आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा तो इस स्टोरी को ज़रूर पढ़िएगा। ऑलराइट, देन वी हैव द फिफ्थ क्वेश्चन। आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन एंड क्रिटिकली कमेंट ऑन द एक्सर्प्ट बिलो। ये क्या गिवन है देखिए। God resides in the heart of a punt. They speak in God's voice. So this excerpt has been taken from the short story The Holy Panchayat in your syllabus, written by मुंशी प्रेमचंद। और इसके ऊपर गाइस थोड़े से नोट्स बने हुए हैं, हालांकि डायरेक्टली ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है उसमें, लेकिन समरी आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। लेट मी जस्ट शो इट टू यू। ये डॉक्यूमेंट गाइस मैं शेयर कर दूंगा, इसमें एक और क्वेश्चन आपका कवर हो जाता है। जयंत महापात्रा की जो पोएम्स हैं, हंगर एंड ग्रैंडफादर, ठीक है, उसके बेसिक क्वेश्चन है कि कैन वी से दैट हिज पोएम्स बोथ डील विद द ट्रैजिक कंपल्शंस ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी। ठीक है, इसके ऊपर ये सारा आंसर बेस है, लेकिन जो अभी हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इट्स वर्थ रीडिंग दिस क्वेश्चन एंड इट्स आंसर। लेकिन हम बात कर रहे हैं द होली पंचायत की, सो प्लीज स्क्रॉल डाउन टू पेज नंबर 5। Critically comment on the title of Premchand's story The Holy Panchayat, bringing out the significance of the word holy। उसका ये सैम्पल आंसर है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से समझ लीजिए गाइस, द टाइटल द होली पंचायत इज अ suitable title for the story of Premchand because this story revolves around a village panchayat and the belief
that God resides in the heart of a punt and that a punt speaks in God's voice. हल्की सी मैं समरी देना चाहूँगा गाइज। जुम्मन शेख की जो आंट हैं वो बुज़ुर्ग हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि जुम्मन शेख के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब उनको पता लगता है कि मेरी टेक केयर नहीं कर रहा है, उनको रियलाइज़ होता है, तो वो क्या करती हैं, अपील, पहले तो रिक्वेस्ट करती हैं, बोलती हैं जुम्मन को, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इवेंचुअली उनको औरों के पास जाना पड़ता है, इवेंचुअली पंचायत बिठानी पड़ती है इस चीज़ के लिए कि मेरी प्रॉपर्टी जो है वो उसको इसने ट्रांसफ़र करा ली है और मेरी टेक केयर प्रॉपर्ली नहीं हो रही है। तो जब पंचायत बुलाई जाती है, वहाँ पर जुम्मन शेख की जो आंट हैं वो अपील करती हैं, किन से, जो मेंबर्स हैं पंचायत से। तो जुम्मन क्या देखता है कि जो पंच मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर वो लोग हैं हु वर ऑब्लाइज टू हिम इन वन वे और अनदर। तो वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है कि हाँ, जो भी डिसीजन होगा ऐसा वो सोचता है कि मेरे फेवर में ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब वो किसी स्पेसिफिक पंच का नाम नहीं लेता तो उसकी आंट बोलती हैं कि जुम्मन, इफ़ यू डोंट ट्रस्ट एनीबडी, आई एम श्योर यू ट्रस्ट अलगू चौधरी। अब अलगू चौधरी कौन है, स्टोरी में आपने पढ़ा होगा, है ना, ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं। तो वो कहती हैं कि अलगू चौधरी को तुम ट्रस्ट करते होंगे, तो मैं इसका नाम प्रपोज करती हूँ एज अ हेड पंच। अब अलगू को जब पता लगता है सामने बैठा हुआ है, तो वो थोड़ा सा बैकआउट करने लगता है। वो कहता है कि जुम्मन और मेरी बहुत पुरानी और गहरी दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, इसलिए मुझे आप नॉमिनेट ना करें। लेकिन जब ऐसा अलगू बोलता है तब ये डायलॉग जो लिखा है इसमें वो बोलती हैं, नो वन विल टर्न हिज बैक टू जस्टिस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। उसके बाद कहती हैं, गॉड रिसाइड्स इन द हार्ट ऑफ अ पंच एंड दे स्पीक इन गॉड्स वॉइस। तो इसको गाइज आपको आइडेंटिफाई आपने कर लिया, कौन सी स्टोरी में से लिया है, राइटर का नाम क्या है, एक्सप्लेन आपने कर दिया। उसके बाद आप क्रिटिकली कमेंट्स भी कीजिए स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। So like I said, I will share the document for you guys so that you can read the summary, the short summary in the notes. And moving on to part B, which has long questions carrying 15 marks each. The first question is, critically comment on the relationship of Rabu and Begum Jan in Ismat Chughtai's Lihaf. तो ये भी गाइस बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। थोड़ी थीम इसकी एडल्ट है, लेकिन सिंस सिलेबस में है तो आपको पढ़ना चाहिए। इस पे बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, ठीक है। तो रब्बू और बेगम जान का जो रिलेशनशिप है उस पर आपको क्रिटिकल कमेंट्स लिखने हैं। एक चीज़ गाइस मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ पर वर्ड आता है क्रिटिकली एनालाइज या क्रिटिकली कमेंट, कुछ स्टूडेंट्स ये सोचने लगते हैं कि हमको सिर्फ इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स लिखने हैं। लेकिन क्रिटिकली कमेंट या क्रिटिकली एनालिसिस का मतलब ये है कि आप उसको प्रॉपरली एनालाइज करें, रिफ्लेक्ट करें, एग्जामिन करें। उसके बाद जो उसके पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपको समझ में आता है आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप वो लिखें, ठीक है। अगर आपने गाइस ये स्टोरी पढ़ी है लिहाफ, तो हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जो ये बोलें कि रब्बू और बेगम जान का जो रिलेशनशिप है वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ ये भी हो सकते हैं कि वो ये सोचें कि सेम सेक्स डिज़ायर जो है वो ठीक नहीं है, तो हो सकता है कुछ डिसअप्रूव करें, ऐसा भी हो सकता है। तो लाइक आई सेड, आप इस स्टोरी को पढ़िए और उसके बाद आप क्रिटिकली एनालिसिस उसका करिए, और यही क्वेश्चन में पूछा गया है। 7 क्वेश्चन देखिए गाइज। Comment on the need to preserve women's socio-political legacy with reference to Ambai's Squirrel. So once again, this is a short story in your syllabus, Squirrel, and it's written by Ambai. तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है on the need to preserve women's socio-political legacy, और किस कॉन्टेक्स्ट में समझाएंगे, ये जो स्टोरी आपको गिवन है। तो गाइज मैं रिकमेंड करूँगा पोएम्स के साथ साथ आप स्टोरीज़ भी पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए कम से कम समरी तो ज़रूर पढ़िए। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं, अगर आप फुल स्टोरी नहीं पढ़ पा रहे हैं दैन इट्स फाइन। अगर आपके पास टाइम है, मैं रिकमेंड करूँगा फुल स्टोरी पढ़िए, उसके बाद उसका एनालिसिस पढ़िए, एंड देन ट्राई सॉल्विंग द क्वेश्चंस।
Moving on to the 8th question. R.K. Narayan's MCC offers a humorous account of children in colonial India. Comment. तो गाइस आपको पता होगा जो क्रिकेट के फैंस हैं मैं रिकमेंड करूँगा ये स्टोरी बिल्कुल मिस ना करें। जो भी स्टूडेंट आप में से हैं जो क्रिकेट खेलते हैं या देखना पसंद करते हैं या क्रिकेट के फ़ैन हैं इस स्टोरी को ज़रूर पढ़िएगा। इस स्टोरी में जो बॉयज़ हैं वो अपने क्रिकेट क्लब का नाम रख देते हैं मालगुडी क्रिकेट क्लब MCC, हालांकि ओरिजिनली इट स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स। ठीक है, सो एक्चुअली में गाइस MCC का जो क्लब है दैट इज़ मार्लेबर्न क्रिकेट क्लब, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं बॉयज़ इस स्टोरी में वो अपने क्रिकेट क्लब का नाम रखते हैं मालगुडी क्रिकेट क्लब। तो ये बहुत ह्यूमरस स्टोरी है, ज़रूर इसे पढ़िए आप और इसका आंसर दीजिए कि ये एक ह्यूमरस अकाउंट है चिल्ड्रन का इन कॉलोनियल इंडिया। ओके, एंड द 9th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ जयंत महापात्रा एंगेजेस विद द हिस्ट्री ऑफ ओडिशा इन हिज पोएम्स। तो गाइज जयंत महापात्रा का एक हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, नोट्स में मैंने आपको दिखाया था। तो गाइज वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। तो जयंत महापात्रा की 3 पोएम्स हैं आपके सिलेबस में, हंगर, धौली एंड ग्रैंडफादर। तो आप एक्सप्लेन करें कि हाउ हिज पोएम्स एंगेज विद द हिस्ट्री ऑफ ओडिशा। ठीक है, इसका आपको आंसर लिखना है। तो गाइस पार्ट ए में से काफ़ी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, उनके आंसर्स बताए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा रिमेनिंग क्वेश्चंस के आंसर आप लिखिए, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।